गुड आफ्टरनून। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है बहू की विदा। ये एक नाटक है, ठीक है। इसके लेखक है विनोद रस्तोगी जी। प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान समय की ज्वलंत सामाजिक समस्या दहेज की मांग को बड़े ही सशक्त ढंग से रेखांकित किया गया है। धन संपन्न जीवनलाल अपनी बहू को विदा करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वह पर्याप्त दहेज लेकर नहीं आई। उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसकी स्वयं की बेटी को भी उसके ससुराल वाले इसी आधार पर विदा नहीं करते। मतलब इस नाटक में क्या बताया गया है कि जो हमारे समाज में आज के समय में, वर्तमान समय में जो एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है वो क्या है, दहेज की मांग। दहेज समझते हो ना, डाउरी प्रॉब्लम जो होती है, दहेज, वो इसमें बताया गया है। इसमें उसी समस्या को दिखाया गया है। इसमें है जीवनलाल जो अपनी बहू को इसलिए नहीं विदा करते क्योंकि वह पर्याप्त धन लेकर या दहेज लेकर नहीं आई थी। लेकिन उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसकी खुद की बेटी को भी उसके ससुराल वाले इसी आधार पर विदा नहीं करते हैं। तब जीवनलाल की पत्नी का यह कथन अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने स्वयं सुलझ जाएं, सटीक बैठता है। मतलब हर बेटे वाले को यह याद रखना चाहिए कि उसकी बेटी भी है। अब पात्र परिचय, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? पात्र नहीं, इसके कैरेक्टर। जीवनलाल, इनके बारे में क्या, एक धनी व्यापारी हैं, आयु लगभग 50 वर्ष, मतलब इनकी एज लगभग कितनी है, 50 वर्ष। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, इनकी आयु कितनी है, 46 वर्ष। रमेश जीवनलाल का पुत्र, आयु लगभग 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी, आयु लगभग 20 वर्ष। और प्रमोद कमला का भाई, आयु लगभग 23 वर्ष। ठीक है। तो अब ये मतलब एक नाटक है, ड्रामा जो होता है ना वो बता रहे। तो बस इसका एक ही घटना इसमें बताएंगे आपको। क्या है, ड्राइंग रूम आधुनिक ढंग से सजा है, मतलब वो वहां पे बता रहे हैं कि किस तरीके का है। और आप उसको देखो, कमरे के बीच में सोफा सेट है, कोने में छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं, दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है। जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हैं। मुख पर गंभीरता है। गंभीरता मतलब उनके मतलब जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, थोड़े से गंभीर हैं। उससे कुछ दूर हटकर बहू कमला का भाई विनम्र भाव से खड़ा है। अब प्रमोद आगे बढ़कर, क्या निर्णय किया है आपने? प्रमोद कौन है? जीवनलाल की बहू का भाई। वो क्या बोलता है, क्या निर्णय किया है आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। फिर जीवनलाल क्या बोलते हैं, जानता हूं मैं अपना निर्णय मीन्स होता है डिसीजन, मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। वो क्या बोलता है, अगर मैं अपनी बहन को यहाँ से बिना लिए जाऊंगा तो मेरी माँ का हृदय टूट जाएगा। मतलब वो अपनी बहन को लेने आया है उसकी ससुराल में सावन के लिए, और अगर वो लेकर नहीं जाएगा तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगेगा। तो जीवनलाल बोलता है, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? मतलब वो उसको बोलते हैं कि मजबूर, मतलब विवश हूं मैं नहीं दे सकता। और अगर तुम्हें अपनी माँ बहन का इतना ख्याल है तो तुम्हें दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद हाथ जोड़कर, जी, मतलब वो हाथ जोड़ के कहता है जी। जीवनलाल, दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई।
मतलब वो उसको क्या सुनाते हैं कि दहेज तो तुमने नहीं दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन तुमने जब बारात गई तो तुमने उसकी भी खातिरदारी ठीक से नहीं की। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। मतलब वो क्या बोलते हैं कि हमारी बिरादरी में, हमारी समाज में भी हमारी हंसी हुई और उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। मतलब मुझे वो सब बातें आज भी जैसी की तैसी याद है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। घाव कौन सा? कि समाज में उनको नीचा देखना पड़ा है, उनकी बारात, उनके बेटे की जो बारात गई थी उसकी खातिरदारी ठीक से नहीं हुई है। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गोने में आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा मीन्स होता है कोशिश। तो प्रमोद क्या बोलता है कि जी आप इस समय मेरी बहन को मेरे साथ भेज दें और हम गोने में, मतलब शादी के बाद एक और रीत रहती है गोना, जिसमें दोबारा फिर लड़की को विदा कराने जाते हैं, तो हम उसमें आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा मीन्स कोशिश। ये नहीं बोला उसमें दे दूंगा, ये बोला मैं उसमें देने की कोशिश करूंगा। जीवन लाल, मैंने दुनिया देखी है, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। क्या बोलता है वो जीवन लाल कि मैंने दुनिया देखी है, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवन लाल, ठीक कह रहा हूँ, विदा तभी होगी जब 50,000 नगद दाया हाथ फैला के, मतलब वो उसको बोलते हैं और अपना हाथ ऐसे आगे करके कहते हैं कि जब इस हाथ पे रख दोगी। प्रमोद आवेश में, मतलब जब उस जीवन लाल उसको बोलते हैं कि विदा तब होगी जब, अपने हाथ दिखा के कि जब तुम इस पे 50,000 रुपए रख दोगे, तो उसको गुस्सा आता है। आवेश में मतलब गुस्से में, थोड़ा सा अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए, जो नॉर्मल वॉइस होती है ना बात करने की, उससे थोड़ा सा ज्यादा। यह तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसकी विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, मतलब वो क्या बोलता है कि आपको शिकायत हमसे है, लेकिन उस लड़की ने, उस लड़की से मतलब उसका किससे है? कमला से, उसकी बहन से। उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी विदा ना करके उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो, वो बोलता है कि अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू कौन है? जीवनलाल का बेटा। जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। मतलब वो बोलता है कि अगर रमेश बाबू इधर होते, इतना बोलता ही है, उसके पहले ही जीवनलाल बोल देते, क्या कर लेता? वो मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलता, मतलब मेरा बेटा जो है वो बड़ों को मुंह नहीं लगता है और बदतमीजी करने वाला कोई आवारा नहीं है, उसको और उल्टा सुना देते हैं वो। प्रमोद फिर बोलता है उनको, बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान मतलब बेइज्जती, है ना? किंतु किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। वो बोलते हैं, वो बोलता है उनको कि मैं बेटी वाला हूँ इसलिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए या ये मत भूलिए आप भी बेटी वाले हैं, मतलब उनकी भी एक बेटी है। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा दी। वो क्या बोलते हैं कि हम भी बेटी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है, हमने भी उसके पिछले महीने शादी की है और उसको इतना दहेज दिया है कि देखने वालों ने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले हैं, बेटी वाले होकर भी हमारी मूछें ऊंची हैं, समझे? प्रमोद जी, प्रमोद बोलता है जी। जीवनलाल, रमेश आ गया है गौरी को विदा, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। वो बोलता है कि रमेश भी अपनी बहन को लेने गया है, बस कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। प्रमोद व्यंग से, मतलब वो भी उसको ताना देता है कि जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है?
जीवनलाल, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो, बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद, ठीक है। वो बोल देता है कि जो मेरी बहन है क्या वो आपकी कुछ भी नहीं है? तो जीवनलाल उनको बोल देते हैं कि बेटी बेटी है और बहू बहू है, दोनों को एक ही तराजू पे मत तोलो। प्रमोद, ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े हैं, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? वो बोलता है ठीक है, आप अपनी जिद पर हैं, पर क्या मैं जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार 50,000 नकद लेकर विदा कराने कब आओगे, ऊंचे स्वर में। मतलब उसको बोलता है कि हाँ, थोड़ी सी वॉइस जो उसकी होती है लाउड होती है, बोलते हाँ ठीक है मिल लो, और अगले उसको ये बता के जाना कि अगली बार तुम उसको लेने और मैं 50,000 देने कब आऊंगी। ठीक है। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, और गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। वो क्या बोलते हैं कि गौरी की माँ बहू को भेज दो, मतलब बाहर जो हॉल में उसका भाई है ना वहां भेजने के लिए, और मैं गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ। वो क्या करने लग जाते हैं, लॉन में अपनी बेटी के लिए झूला डालने लग जाते हैं। फिर जीवनलाल बाहर चला जाता है। कमला अंदर से उदास चेहरा लिए आती है, वह प्रमोद के पास चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब मतलब उस कमरे में अब कौन है? अब वो दोनों भाई बहन ही है वहां पर। प्रमोद, पागल ना बनो कमला, रो मत। वो उसकी बहन रोती होगी तो वो उसको क्या बोलता है कि पागल मत बनो, रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। वो रो रही होती है तो बोलता रो मत, तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला इधर कोई भी नहीं है। कमला सिसकती हुई, मतलब रो रही है तो रोते हुए बोलती है भैया। क्या? प्रमोद बोलता है घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। उन्होंने क्या बोला था जीवनलाल ने कि मुझे घाव लगा हुआ है बेइज्जती का, है ना, जो उसके लिए मरहम, तो उसका मरहम क्या था? 50,000 रुपए था ना। तो बोले मैं मरहम लेकर आऊंगा। तो कमला को तो पता नहीं होता मरहम क्या, तो वो मरहम और पूछ रही है उसके पास मरहम मतलब क्या। प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए, और उस मरहम की कीमत है 50,000 रुपए। मतलब वो अपनी बहन को क्या बोलता है कि हमने जो वहां बारात की खातिरदारी अच्छे से नहीं किया, दहेज पूरा नहीं दिया, तो उससे बाबूजी के कलेजे में क्या बन गया है, घाव, उन्हें मरहम चाहिए, और उस मरहम की कीमत क्या है? 50,000 रुपए। मतलब उनको 50,000 रुपए चाहिए। कमला, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। सौगंध मतलब कसम। अब उसको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन पता होती है कि उसका भाई या उसकी माँ जो है वो इतने पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं करना कि आप यहाँ मेरे यहाँ पैसे देने के लिए आप क्या कर दें, आप अपना घर वगैरह बेच दें, तो आप ऐसा मत करना। वो उसको कसम देती है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? उसको बोलता है वो, तो कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं हुई भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति, पूर्ति मीन्स होती है उसको पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। मतलब अब उनके पास इतने पैसे होते ही है तो घर मकान बेचकर अगर इतने पैसे देने पड़े तो इससे क्या फायदा। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? मतलब वो क्या कहता है कि जब वो भेजेगा ही नहीं तो जब तक पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे लाना ले जाना कर पाएगा, तो इसलिए पैसे तो देने ही होंगे। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। प्रमोद और कमला, जो कमला और प्रमोद वहां बैठे हैं वो उठ जाते हैं। राजेश्वरी कौन है? कमला की सास और जीवनलाल की पत्नी। तो वो क्या करते हैं राजेश्वरी, बैठे रहो तुम लोग, मतलब वो लोग उनको देखकर खड़े होते हैं जब वो रूम में आती है, तो वो बोलती है बैठे रहो तुम लोग। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने, वो पूछती है, तो विदा के लिए क्या कहा? तो प्रमोद मौन रहता है और कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। जब उनकी जो कमला की सास है वो पूछती है कि क्या कहा, तो वो जो कमला का भाई है वो चुप खड़ा रहता है और कमला भी अपनी आंखें नीचे करके वहीं खड़ी रहती है।
समझ गई, अपनी जिद के आगे ये किसी की सुनते नहीं। मैं तो इन्हें समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? कितना रुपया चाहते हैं? अब मतलब उसके बिना कुछ बोले भी वो समझ गई, मतलब वो अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी कि वो किस तरह के इंसान है। तो जी जी रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब वो झूठ बोलता है कि रुपयों की कोई भी बात नहीं हुई है। राजेश्वरी, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। मतलब वो कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्हें इंसान से ज्यादा क्या है प्यारा? पैसा प्यारा है। बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो बताओ? जब वो उनसे बार बार पूछती है तो प्रमोद बता देता है 50,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हैं। और जाते हुए मतलब ऐसा उनको बोल के और वो जाने लगती है और जाते जाते बोलती है मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद, ठहरिए माझी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदाई कराए ही जा रहा हूँ। राजेश्वरी, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। मतलब वो कहता है कि आप मुझे पैसे मत दीजिए, मैं बिना विदा कराए ही यहाँ से चला जाऊंगा, उसको बिना लिए ही यहाँ से जा रहा हूँ। और वो राजेश्वरी कहती है कि मेरे रहते अगर इसमें उनकी बहू की विदा ना हो, ये नहीं हो सकता। मैं भी माँ हूँ तो माँ के दिल को समझती हूँ। मतलब वो भी एक माँ है और ये अपने घर नहीं पहुंचेगी तो इसकी माँ को कितना दुख होगा। तो वो उनको इस तरह बोलती है। फिर भारी स्वर में, मतलब उनको भी दुख होता है और वो बोलती हैं कि जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। चाबियों का गुच्छा कमला की ओर बढ़ाती है। मतलब वो बोलती है जैसे मैं अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही हूँ, वैसे ही तुम्हारी माँ भी इसके आने का इंतजार कर रही होगी। फिर चाबियों का गुच्छा वो कमला की ओर बढ़ाती है, मतलब अपनी बहू को देती है। जा बेटी जल्दी कर, और मतलब उसको देती है और कहती जाओ बेटी जल्दी करो। कमला सिसकने लगती है, मतलब रोने लगती है, और मेरी बेटी, और वो उसके ऊपर प्यार से हाथ रख के बोलती है मेरी बेटी। जीवनलाल बाहर से, तो बाहर से ही आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की। और वो बोलते हैं कि गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्या तुमने तैयारी नहीं की? राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा, और कमला अंदर जाती है। फिर जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, जरा ये भी देख लें कि नाक वाले से मतलब इज्जतदार लोग अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती उनसे। मतलब वो अपने पति को गुस्से में बोलती है कि आपके मुंह से गाली के अलावा सीधी बात नहीं निकलती। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक नाक वाले तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकटे हैं। नकटे मतलब नाक कटे या जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। मतलब एक सारी दुनिया में तुम ही इज्जतदार हो, बाकी सारे लोग कैसे हैं? बिना इज्जत के, जिनका कोई मान सम्मान नहीं है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। अब नेपथ्य से कार का हॉर्न बजने का स्वर आता है, मतलब बाहर रास्ते से उनको कार के हॉर्न की आवाज आती है। लो आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हूँ, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। बाहर से वो उनको बोलते हैं, उनकी पत्नी को, कि गौरी आ गई है, अब मुझे क्या देख रही हूँ, जाओ जाकर अंदर से मिठाई की थाली ले आओ। बाहर से रमेश चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है, वह अकेला और उदास है। रमेश, गौरी कहाँ है? कौन पूछता है? ये जीवनलाल ही बात कर रहे हैं, तो ये उससे पूछते हैं कि रमेश गौरी कहाँ है? रमेश, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर मतलब वो पूछता फिर क्यों नहीं आई जब तबीयत ठीक है? उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। मतलब जो गौरी के ससुराल वाले थे उन्होंने भी वही सब बातें रमेश को की, मतलब जीवनलाल के बेटे को भी वही सब बातें की जो इस जीवनलाल ने अपने बहू के भाई से की थी।
जीवनलाल विदा नहीं की, क्यों नहीं की? कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया। जीवनलाल बिगड़ कर मतलब गुस्से में, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। मतलब वो बोलता है कि हमने तो अपने जीवन की सारी कमाई दे दी और उनको उनका दहेज भी पूरा नहीं लगता। राजेश्वरी, फिर राजेश्वरी क्या बोलती हैं, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौहें सिकुड़ी ही रहती हैं। मतलब जो बेटे वाले होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, कितना भी कुछ भी दे दो तब भी उनको कोई संतुष्टि नहीं होती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। अब जीवनलाल जो है वो क्या कहते हैं कि मगर शरीफ होना, मतलब एक शराफत भी कोई चीज होती है, मनुष्यता इंसानियत भी कोई चीज होती है। राजेश्वरी क्या बोलती हैं, आप शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, पर कुछ देर पहले तो, मतलब उसको याद दिला देती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप भी यही सब बातें अपनी बहू के भाई से कर रहे थे। तो जीवनलाल बोलता है चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि, मतलब वो कहती है बहुत दिन मैंने चुप रह लिया, अब नहीं रहूंगी, तुम बताओ क्या कमी है हमारी बहू के दहेज में, मगर तुम्हें, मतलब तुमको वो पूरा नहीं लगता। जीवनलाल क्या बोलते हैं, मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो राजेश्वरी क्या बोलती हैं कि तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। मतलब जीवनलाल भी अपनी बहू को नहीं भेजते, और रीजन दोनों जगह एक ही है। ये भी कहता है दहेज पूरा नहीं दिया, सही नहीं दिया, और वहां पे जो गौरी के ससुराल वालों ने विदा नहीं किया तो उनका भी कारण यही था कि उन्होंने दहेज पूरा नहीं दिया। उसके बाद जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ, मतलब जब वो ये सब बोलती है तो गुस्से में चिल्लाता है वो, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। मतलब आप चाहते हो कि आपकी बेटी आपके घर आए त्योहार पे, आपके साथ सेलिब्रेट करे, तो आप भी अपनी बेटी को, अपनी बहू को उसके घर भेजो। मतलब आप भी दूसरी की बेटी को, जैसा व्यवहार अपनी बेटी के लिए चाहते हो वैसा ही दूसरी की बेटी के साथ करो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे तब तक ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। वो कहते हैं जब तक तुम अपनी बहू और बेटी को एक जैसा नहीं मानोगे तब तक ना तो तुम्हें सुख मिलेगा और ना ही शांति मिलेगी। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटी वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। फिर जीवनलाल, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल, ए, उसको बोलते हैं ए। प्रमोद, बाबूजी मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, जल्द ही फिर आऊंगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा। इसी बीच में प्रमोद क्या बोलता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मतलब जीवनलाल को बोलता है मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी का समय हो गया है, और आप इतना विश्वास रखिए कि आपकी बार में आऊंगा तो आपकी चोट का मरहम लाना नहीं भूलूंगा। क्या था उनकी चोट का मरहम, कितना अमाउंट था? 50,000 रुपए, है ना। जीवनलाल, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित मत करो। लज्जित मतलब होता है अपमानित या शर्मिंदा, है ना, कि मुझे और शर्मिंदा मत करो। बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरी चोट का इलाज तो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद, बाबूजी, मतलब इमोशनल होते हैं वो और बोलते हैं बाबूजी। जीवनलाल, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, उसको बोलता है वो, तो बेटा कभी कभी चोट भी जो है मरहम का काम कर जाती है। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? ताकना मीन्स देखना होता है, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी नहीं करनी है क्या? मतलब वो फिर वो, उसको उसको भी हर्ट होता है कि उसकी बेटी को नहीं भेजता, उसको भी अपनी इंसल्ट फील होती है, फिर वो अपनी बहू को भेजने को तैयार हो जाता है, और वो
उसकी जो बहू है उसको भेजने के लिए फिर वो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अंदर और जाकर बहू को विदा नहीं करना, मतलब उसकी विदा की तैयारी नहीं करनी है क्या, है ना। तो यह क्या है, ये एक नाटक है ना। इसमें 5 पात्र हैं, जीवनलाल, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू और उन बहू का भाई। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जब इनकी बहू बहू को लेने आता है भाई, तो ये उसको नहीं भेजते हैं, है ना, उसको नहीं भेजते। उसके बाद फिर अपनी बेटी को जब लेने भेजते हैं तो इनकी बेटी को उसके ससुराल वाले नहीं भेजते, और रीजन दोनों का सेम ही रहता है। इधर इनको दहेज कम लगता है कि हमारी बहू के यहाँ से दहेज कम आया है, उधर उनकी बेटी के ससुराल वालों को कम लगता है कि हमारी बहू के यहाँ से कम आया है। इस तरह किसी को भी दहेज, और दोनों ही अपनी अपनी बहू को भेजना नहीं चाहते, लेकिन जब जीवनलाल की बेटी नहीं आती है तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उनको समझ में आता है कि वो क्या गलती कर रहे थे, और फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी बहू को भेज देते हैं। आप लोगों को आया चैप्टर समझ में? चैप्टर आया है समझ में? कुछ पूछना है? यस। सबको आया समझ में? अब आप नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स जो भी आपसे पढ़ने में नहीं आए, आप उन सबको फाइंड आउट कीजिए और रफ कॉपी में राइट करना, ठीक है। आया समझ में? यस, एक फाइनल थम्स अप कीजिए, आपको समझ में आया है, जिस जिसको समझ में आ गया है। जब आपको भेज दो। जब गरीबी की हवाएं चलती है तो झाड़ उगते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।